सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ीर ख़ान प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का प्रोग्राम निहायत ही मालूमाती और इंफॉर्मेटिव है। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप बहुत पसंद करेंगे। आज के प्रोग्राम का उन्वान है पाकिस्तान से आगे। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में क़याम करते हैं और उनको अपना वतन भी बना लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर शहर से, हर गांव से लोग दुनिया भर में आबाद हैं। कुछ लोग हुसूल रोज़गार के लिए गए, कुछ लोग तालीम के लिए गए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ वो एक पाकिस्तानी की है। इसका नाम है रिजवान मलिक। उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है और वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के फ़ारिगुल तहसील हैं। और अमेरिका में वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं, एडल्ट साइकेट्रिस्ट भी हैं और नफ्साती डॉक्टर हैं वो, और रेनाउंड है, वेल नोन है एंड लीडिंग है अपने प्रोफेशन में। तो उनसे हमने सैर हासिल गुफ्तगू की है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र की भी है, जो पाकिस्तान को वहाँ पे नफसाती मसाइल हैं। उनका कहना है कि लोग मलेरिया, बुखार, टीबी, हार्ट के डॉक्टर को तो देखते हैं, लेकिन वो नफसाती डॉक्टर को नहीं देखते और नफसाती मरीज़ को वो पागलखाने भेजते हैं। अमेरिका में साइकेट्री और नफ्सियाती डॉक्टर की बहुत डिमांड है, क्योंकि मसाइल हैं, डिप्रेशन है, ड्रग अब्यूज़ है, सेक्स अब्यूज़ है, बहुत सी चीज़ें हैं। एक नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है। बल्कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो भी साइकेट्रिस्ट रखते हैं और उनसे मशवरे करते हैं कि आइंदा उनका लाएअमल क्या होना चाहिए। उनका बाकायदा ट्रीटमेंट होता है। पाकिस्तान में लोग यकीन करते हैं जादू टोने पे, पीर फ़कीर, ये वो, लेकिन रिजवान मलिक का कहना है कि रूहानी इलाज एक हकीकत है और उस पर अमल किया जा सकता है और वो सूदमंद भी साबित होता है। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पाकिस्तान में बड़े बड़े मसाइल हैं। जैसे उन्होंने एक मिसाल दी बिलावल भुट्टो की, कि उनकी माँ का ट्रामा हुआ, उनको हादसा हुआ, उनके नाना को हादसा हुआ, उनके मामू को हादसा हुआ। वो तमाम चीज़ें उनके जहन में मौजूद होंगी और वो एक तस्वीर की तरफ को देखते होंगे। इसी तरह शादियों की नाकामी, इमरान खान की शादी क्यों नाकाम रही हो, क्या वजह है, उसकी क्या वजूहत हैं कि उनकी शादियाँ नाकाम रहीं और कामयाबी से हमकिनार नहीं हुई। वो भी एक नफसियाती उसका पहलू देखा जाता है। शेख रशीद साहब जिन्होंने आज तक शादी नहीं की, उनका नफसियाती पहलू क्या है। पाकिस्तान में ड्रग अब्यूज़, कार स्नैचिंग, स्टीलिंग, स्ट्रीट क्राइम, ये सब के पीछे एक नफसियाती मसाइल हैं और उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है कि जगह जगह नफसियाती क्लिनिक हो और वहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाए, बच्चों को बाकायदा मॉनिटर किया जाए। और यही सब कुछ आज हमने जिक्र किया है इनके साथ और बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू है। मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम नाज़रीन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ देख रहे होंगे इस पर ज़रूर तवज्जो देंगे और उनकी बातों में अमल करेंगे। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर रिजवान मलिक से। Kaba Fusion. We are a respected national and regional provider of home infusion services in California and the surrounding states. Kaba Fusion एक होम इन्फ्यूजन कंपनी है और मैं उसका CEO हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल मसूद है। हमारे 7 ऑफिसेज हैं नेशन वाइड अमेरिका में, लॉस एंजलिस, डैलस, शिकागो, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट और मायामी फ्लोरिडा में। अगर आपको किसी तरह की भी होम इन्फ्यूजन सर्विसेज की ज़रूरत है
जिसमें IV एनाबायोटिक्स, TPN, पेन मैनेजमेंट हम वो आपको घर पे प्रोवाइड कर सकेंगे और हमारी नर्सेज जाके आपको सर्विसेज देंगी। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused infusion company with 20 years of experience in specialty infusion therapy, such as immune globulin, antibiotics, and TPN. Our pharmacists, nurses, reimbursement specialists, and courteous customer representatives work together to provide patients with safe and reliable care. Kaba Fusion लीडर है होम इन्फ्यूजन सर्विसेज प्रोवाइड करने में अमेरिका में, और इसकी सर्विसेज मानी जाती हैं और इसके जो नाम है वो अर्न्स्ट एंड यंग के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में शामिल है। Kaba Fusion provides the medications, pumps, IV supplies, and administrative support required for a complete infusion experience. शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट का एक और धमाका, खुला डुल्ला ओपन बारबेक्यू हर इतवार को पाइनएप्पल अवार्ड लिटिल इंडिया में जरूर जाइए। शाहनवाज का ओपन बारबेक्यू जूसी, मजेदार, चटखारेदार, जरूर जाइए और अपनी फैमिली को ले जाइए। ओपन बारबेक्यू एट शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। मेजबान बिरयानी पैलेस, पाइनियर आर्टीरिया के बीचों बीच लजीज, मजेदार, खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। केंगा बिरयानी के साथ पाया, निहारी, तंदूरी, ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा, ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार, आपका मेजबान, हल्ला पर एक ही नाम, मेजबान बिरयानी पैलेस। रियन फैशन के साथ रिवायत नए अंदाज में शादी का हसीन जोड़ा और बेशुमार खूबसूरत और दीदा जेब मलबूसात, मेहंदी और ज्वेलरी के अलावा लेटेस्ट विंटर कलेक्शन, फैशन एग्जीबिशन, फ्री पार्किंग, फ्री एडमिशन। फॉर मोर इन्फो प्लीज कॉल 630-776-9407। हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान। Gar sahab, क्या हाल है? Welcome to my house. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for taking your time. Talk आप आए, about इंशाल्लाह आ जाइए, अंदर आ जाइए। नादिन, आज मैं दुनिया के बहुत ही मशहूर तरीन शहर वाशिंगटन DC में हूँ
और ये कैपिटल है अमेरिका का, और इसको वर्ल्ड कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ पे नहायत ही अहम तरीन फ़ैसले होते हैं और दुनिया की तमाम तर एम्बेसीज़ और थिंक टैंक यहाँ पे क़याम पज़ीर हैं और वो अपने अपने मुल्कों की पैरवी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि वाशिंगटन DC शहर और कैपिटल हिल एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है दुनिया की। और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरी मुलाकात है बहुत ही अहम तरीन शख्सियत थी जिनका नाम है डॉक्टर रिजवान ए मालिक, जो कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है और ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के फारुकुल तहसील हैं। अपने मुल्क से तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने अमेरिका का रुख किया। और मैं ये बताते चलूँ आपके अपने तमाम नाज़रीन को कि हमारा गरीब जैसा मुल्क, और इसको लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं, लेकिन उसने ऐसे ऐसे नामवर लोग पैदा किए हैं जो दुनिया में जाके मुल्क का नाम पैदा कर रहे हैं। ये वही गरीब और थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान, जिसने ऐसे हुनार बरवा जो है पैदा किए हैं कि आज दुनिया भर में वो अपने मुल्क का नाम पैदा कर रहे हैं। और यहाँ से बनने वाले डॉक्टर्स पे बहुत ही कम खर्च आता है। अगर आप ये डॉक्टर को देखें अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए, सो इट्स टेक अबाउट $250,000 और हमारे डॉक्टर जो फारिग तहसील होते हैं उनकी मुश्किल से कॉस्ट $3,000 to $4,000 होती है और वो एक ज़हीन डॉक्टर बनते हैं। और मैं बताता चलूँ इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टरों की डिमांड है और 10वें नंबर पे आते हैं एज ए लाइसेंस डॉक्टर इन अमेरिका पाकिस्तानी। ये अस्पताल भी रन करते हैं, नर्सिंग सेंटर भी रन करते हैं, साइकेट्रिक सेंटर भी रन करते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हैं। और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, थोड़ा रूहानी से भी है, तिब से भी है, और जो अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार रखता है। और उसकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में होने वाले जो हादसात हैं जिस पे तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसमें स्पेशली बच्चों की नफ्सियात है, कहते हैं कि इस पे जिन आ गया है या माशी हालात ख़राब हैं या फ़ोन स्नैच कर रहे हैं या क्राइम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा किरदार है कि अभी तक पाकिस्तान में लगता है कि ऐसे सेंटर्स और ऐसे अदारे नहीं हैं जो बच्चों का नफ्सियाती इलाज करें। तो आइए इसी मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब डॉक्टर रिजवान ए मलिक, जो रिहाइश पज़ीर हैं वाशिंगटन DC में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है वकार साहब? कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। खैरियत बहुत शुक्रिया आपने मुझसे बात करने के लिए टाइम निकाला एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड माय व्यूअर्स। पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं हमारा ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि एक मैं ऐसे नौजवान डॉक्टर से गुफ्तगू कर रहा हूँ जिस ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लाहौर से है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से है, और आज भी उसको अपने वतन से इतना ही प्यार है जितना पहले था। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप कब और किस सन में पाकिस्तान से आपने जो अमेरिका का रुख किया, यानी कि पाकिस्तान से आगे आप पहुँचे, अमेरिका आए, ठीक है, और क्या क्या किया आपने पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के बाद, और अमेरिका में आपने चाइल्ड सेक्रेटरी को क्यों अपनाया? मैंने लाहौर से अपनी एजुकेशन, सारी तालीम लाहौर से हुई और वालिद साहब लाहौर में मुकीम थे। तो मैंने क्रेसेंट मॉडल स्कूल लाहौर, जो शादमान में उस ज़माने में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स था, बड़ी खुशकिस्मती थी, मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया। वहाँ पे प्री मेडिकल जिस तरह हमारा होता है, प्री मेडिकल में 2 साल लगाए और अल्लाह के फजल से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पे 5 साल लगाने के बाद थोड़ी सी मैंने हाउस जॉब की, और हाउस जॉब मैंने चाइल्ड साइकाइट्री में की। बहुत कम लोग अपनी किंग एडवर्ड करने के बाद हाउस जॉब चाइल्ड साइकाइट्री में उस ज़माने में करते थे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मेडिसिन करें, सर्जरी करें, कार्डियोलॉजी में करें, किसी और चीज़ में करें। मेरा शुरू से रुझान था कि मैं लोगों से बात करूं, बच्चों के मसाइल को समझूं। बच्चे खामोश हो जाते हैं, बच्चों को मार बहुत पड़ती थी। मैं इर्द गिर्द में बहुत अपने लोग बच्चे देखता था जिनमें मुझे बहुत फील होता था कि इन बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ों में क्यों मुब्तला हैं। बहुत सी डिजीज़ मैंने देखी बच्चों की। तो मैंने वहाँ पे हाउस जॉब शुरू की, वहाँ पे मैंने कुछ महीने गुजारे। उसके बाद फिर इरादा बना कि अमेरिका का रुख किया जाए।
अमेरिका आने से पहले फिर मैं इंग्लैंड में रहा थोड़ा अर्सा, मैंने इम्तहान दिए, इंग्लैंड में भी रहने का इरादा बना, वहाँ पे एग्ज़ाम्स वगैरह देने की कोशिश की। उसके बाद लेकिन चूँकि अल्लाह को कुछ और मंजूर था, मैंने इम्तहान दिए अमेरिका के, पहली दफ़ा तो पास नहीं हुए, उसके बाद दोबारा मेहनत की, फिर इम्तहान पास किए। तो फिर मैं चूँकि शुरू से ही साइकियाट्री में बहुत ही मेरा रुझान था और मैं आया तो अल्लाह के फजल से फिर मुझे इंटरव्यू यहाँ पे मिले और उसके बाद मैंने साइकियाट्री में रेजिडेंसी ज्वाइन की। तो डॉक्टर साहब, आप साइकियाट्री के तो काफ़ी शोबे होते हैं, आप किस शोबे से मुंसलिक हैं और आप क्या ट्रीट करते हैं? मैंने साइकियाट्री, एडल्ट साइकियाट्री की, जो कि बड़ों की साइकियाट्री है, उसमें स्पेशलाइजेशन की। उसके बाद मेरा रुझान शुरू से ही बच्चों की तरफ था, तो फिर मैंने चाइल्ड साइकियाट्री की फेलोशिप ज्वाइन की, जो कि मैंने न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड ज्यूइश मेडिकल सेंटर से, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज का एक पार्ट है, उसका एफिलिएट है, मैंने वहाँ से फेलोशिप अपनी 2 साल में की। और अब मैं प्राइमरीली ज़्यादातर चाइल्ड साइकियाट्री की प्रैक्टिस पिछले 20-22 साल से चाइल्ड साइकियाट्री में ही अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों इसकी अहमियत है कि हम बच्चों के नफ्सियाती अमराज उनका इलाज कराएं, और जो बढ़ते हुए रुझानात हैं जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ है जी, चाइल्ड लेबर है जी, ड्रग्स है, ब्रोकन फैमिली है, इस पर थोड़ी सी हाईलाइट डालेंगे कि अमेरिका में आपने क्या महसूस किया और कौन कौन से केसेस आपके सामने आए, और पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं जिसमें बच्चे जो हैं बहुत ही नफ्सियाती शिकार हैं, बिल्कुल, और वो जराइम से जी, नफ्सियाती शिकार हैं और वो जुर्म भी कर रहे हैं इसी सिलसिले में। ये वकार साहब, इसका सबसे जो आसान जो जवाब है वो ये है कि बच्चे का बेसिक जो बुनियादी मरकज़ बच्चे की तालीम का है वो उसका घर है। मैं किसी साहब के साथ 1 साल पहले बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि रिजवान, आप मुझे ये बताएं कि मेरा बच्चा है, ये बड़ा होगा तो मैं इसको पब्लिक स्कूल में डालूं या प्राइवेट स्कूल में डालूं। मैंने कहा आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस आप ज़्यादा देंगे, पब्लिक स्कूल के आपको कंसर्न्स हैं, लेकिन उनको मैंने ये बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल जो आपके लिए है वो आपका घर है। अगर घर का स्कूल ठीक है तो ये मैटर नहीं करता कि बच्चा पब्लिक में जाएगा या प्राइवेट में जाएगा, तो घर से हर चीज़ शुरू होती है। बच्चे जो ज़्यादातर नफ्सियात का और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज हैं, मेरे अपने ऑब्जर्वेशन में ज़्यादातर उसकी जो जड़ है वो घर के हालात हैं। बच्चे जनरली जो पैदा होते हैं वो बहुत अच्छे दिमाग के साथ और बिल्कुल प्योर और इनोसेंट पैदा होते हैं। जूँ जूँ घर की इन्वायरमेंट चेंज होती है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसे हम पंजाबी में डांग सोटा भी कहते हैं, लड़ाई दंगा हो रही है, लोग आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है बच्चे को मार बहुत पड़ रही है, बाप अब्यूसिव है, माँ अब्यूसिव है, माँ बाप की डाइवोर्स चल रही है, माँ बाप में से एक ड्रग्स करता है, या बाप को कोई ज़हनी बीमारी है जिसका इलाज नहीं किया गया, या माँ को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। बच्चा उन चीज़ों से इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है, और वही छोटा बच्चा 3, 4, 5 साल में जब अपने घर के हालात, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परामेंटल लेवल्स। बच्चे का जो टेम्परामेंट होता है वो शेप होता है घर की एक फ़िज़ा जो होती है, घर की इन्वायरमेंट से, और इसी वजह से ज़्यादातर चीज़ें जन्म लेती हैं कि बच्चे ज़्यादातर इधर एंक्शस हो जाते हैं, जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं, या डिप्रेशन में जाते हैं, या उनके बिहेवियर्स इस कदर ख़राब हो जाते हैं कि वो दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, और यही बच्चे बड़े होकर फिर मुख्तलिफ साइकियाट्रिक डिजीज़ और उनको इलनेसेस हो जाती हैं। बिल्कुल, अमेरिका में तो देखें, अगर बच्चे की कोई हालत ख़राब है या देखते हैं ठीक नहीं है, तो स्कूलों में, कॉलेजों में चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड किया जाता है। जी बिल्कुल, और गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करती है, बिल्कुल, कि बच्चों की दिमागी नशोनुमा को सही खतूत पे इस्तवार किया जाए, ताकि वो एक एसेट बने अपने मुल्क का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है ना चाइल्ड साइकियाट्री का या साइकियाट्री का, और जिसका पंजाबी के अंदर नहीं जी पागलों का डॉक्टर है, अरे कोल किने जाना है, बिल्कुल बंदा जी डिप्रेस हो गया है, कोई गल नहीं जी, दवाइयाँ खाओ, बैठो ज़रा, कोई घूमो फिरो, खाना खाओ। तो लोग उसको इस कदर जनरलाइज्ड सेंस में ले जाते हैं कि साइकियाट्री में, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है। और ये मैं थिंकिंग अपने मुल्क की और कौम की इस कदर चेंज करना चाहता हूँ जी, कि अपने बच्चों को, अगर आपको चाइल्ड साइकियाट्री का प्रॉब्लम है तो वो यही प्रॉब्लम है जिस तरह आपके बच्चे को निमोनिया हो गया, आपके बच्चे को नाक से खून आ रहा है,
आपके बच्चे को जोड़ों में दर्द, आप क्या करेंगे? सबसे पहले गाड़ी निकालेंगे, मोटरसाइकिल निकालेंगे या रिक्शा बुलाएंगे, कहेंगे सब तो पहले अस्पताल लेके जाओ इन्हों, साड़ा बच्चा है जी, ऐसा कोई मसला आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा सानू। इसी तरह से चाइल्ड साइकाइट्री का भी मसला यही है। हम लोग इस टैबू में और इस चक्कर के कॉम्प्लेक्स में सारी उम्र फंसे रहेंगे कि जी मेरी बच्ची 14 साल की है, वो डिप्रेस रहती है, 16 साल की हो गई है, अगर किसी को पता लग गया कि जी कुड़ी नू बहुत डिप्रेशन है, तो कोई रिश्ता कोई नहीं करेगा। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज एक्चुअली बैड एजुकेशन। अगर उसका इलाज है, अगर आपकी 16 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, ज़हीन है, अगर वो डिप्रेशन में है, उसका इलाज हो सकता है, तो क्यों ना इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, बिफोर आई गो एंड मज़ीद डिटेल में जाऊँ मैं, ये जो ड्रग अब्यूज़ है, कौन सी ड्रग का क्या इफ़ेक्ट होता है और उसे कैसे निजात हासिल की जा सकती है, और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए जो बच्चे इन्वॉल्व हैं इस सिलसिले में? बच्चों में ड्रग्स बहुत तरह की हैं जो यूज़ करते हैं। ज़्यादा बच्चे तो नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग करते हैं बच्चे वही 13 से 17-18 साल तक, फिर एडल्ट हो जाते हैं जी। तो उसमें जैसे मैरिजुआना है, बहुत ज़्यादा कॉमन है उनका। उसके यही है कि उसके सिम्टम्स होते हैं, बच्चे खाते हैं या एडोलेसेंट्स खाते हैं कि उनको अच्छा फील होता है, उनको लगता है कि जैसे हमें बड़ी अच्छी एक फीलिंग आ रही है, उनको समझते हैं हमारी एंग्जाइटी कम हो रही है। लेकिन होता ये है कि थोड़ी देर बाद उनके मूड के मसले शुरू हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद उनकी नींद खराब होना शुरू हो जाती है, थोड़ी देर बाद उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसी तरह जो बच्चे और एडोलेसेंट्स फिर कोकेन करते हैं, कोकेन से हार्ट पे इफेक्ट होता है, ब्रेन पे इफेक्ट होता है। उनके सिम्टम्स आते हैं जिनमें बच्चे को या बड़ों में सर्कुलेशन के इश्यूज बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उन पे दिमागी तौर पे उनके मूड के प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो जाते हैं, मूड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसी तरह हेरोइन खाते हैं, हेरोइन के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत और तरह से सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। मसलन उनमें पेट का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनमें आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, और इस कदर वो माऊफ हो जाते हैं। जब ड्रग्स खाते हैं उस वक्त उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके विड्रॉल सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं, जब ड्रग नहीं मिलती, इसी तरह से जो ड्रग डीलर्स हैं वो उनको थोड़ी थोड़ी सप्लाई में ड्रग देते हैं और इसी तरह से बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत से ज़्यादा बहुत दवाइयाँ हैं, बहुत सी ड्रग्स हैं और बहुत सी उनके सिम्टम्स हैं, और इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। But no matter how hard I try to stop her, I only received a beating as a thank you. They destroyed my life, but luckily, I survived. जो भी लोग मुजरिम बन रहे हैं पाकिस्तान में, उसका एक नफसियाती फैक्टर भी है। बिल्कुल कि या तो उनके घर के हालात ख़राब हैं, बिल्कुल, और उनके नेबर में कोई बहुत बड़ा टीवी है, अच्छा घर है, कार है उनके पास, दूसरे घर में ना कार है ना टीवी है जी, ना अच्छे हालात हैं, और 5 बहनें भी बेटी हैं गैर शादीशुदा। बिल्कुल, बच्चे के पास जॉब नहीं है, बिल्कुल, जॉब मुयसर नहीं है उसके पास, बिल्कुल, या हालात और तंगी से वो तालीम हासिल नहीं कर सका तो मजदूरी कर रहा है, मजदूरी में इतने पैसे नहीं है। तो इसमें ये फैक्टर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल सेक्टर में क्या डेवलपमेंट किए हैं, कौन से ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कि वो लोग जो स्कूल ड्रॉप ऑफ होते हैं या स्कूल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फोक लिफ्ट चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं, बिजली का बल्ब लगा सकते हैं, पानी की लाइनें सही कर सकते हैं, कंप्यूटर फिक्स कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है और उनको स्ट्रीट क्राइम से अलग किया जा सकता है, उनको एक सही माशरे में एक सही धारे पे लाया जा सकता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपसे बिल्कुल इससे इत्तफाक करूंगा कि एक बच्चा अगर उसमें पोटेंशियल नहीं है तो वो कोई जॉब कर सके जिसके लिए वो शुरू में उसके माँ बाप ने सोचा, हमें इस किस्म के सेंटर्स, हमें इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक बच्चा जो बाहर जाकर गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है या सेल फ़ोन चुरा के पैसे बना रहा है उनको बेचकर, या सेल फोन हैक कर रहा है, या दुकान से चीज़ लेके भाग रहा है, या बाहर अपने लिफंगे दोस्तों के साथ जाकर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ड्रग्स कर रहा है और अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, मेरे ख्याल में अगर उसको डिस्ट्रैक्शन दी जाए, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, उसको एक मुस्बत अंदाज से फोर्कलिफ्ट चलाए, किसी दुकान पे जाके काम करे, किसी का हाथ बटाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बटाए, ये हमारा काम है एज ए कौम।
हमारी गवर्नमेंट को ऐसे सेंटर्स बनाने हैं जहाँ पे उनको थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग दी जाए, और मेरे ख्याल में जब उनको ट्रेनिंग दे के हम उनके पास एक ऑप्शंस देंगे, इंसान की नेचर ये है कि अगर आप उनको ऑप्शंस देते हैं इंसान को तो बहुत अच्छा रहता है। जी, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों के साइकोलॉजिस्ट हैं, और आप एक बहुत बड़े मुल्क में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं जहाँ पे हुकूमत आपको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली कि आप बच्चों को ट्रीटमेंट दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमारे, बिल्कुल ठीक आपने वजह बात की है कि हमारे लीडर्स को ध्यान देना है अपने मुल्क की तरफ। अनफॉर्चुनेटली जो मैं हालात देखता हूँ पिछले 10-15 साल से, हर पार्टी, हर लीडर अपना एक लाए अमल लेकर आते हैं, लेकिन उनकी एफर्ट्स जितनी वो कर रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ज़्यादा हो सकता है। हमें खुदा ने एक इस कदर खूबसूरत मुल्क से नवाजा है जो बयान से बाहर है। इतने हमारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, बड़े बड़े ज़हीन दिमाग हैं, बड़े बड़े ज़हीन मुफक्किर हैं, बहुत ही ज़हीन लीडर्स भी हैं हमारे। पॉलिटिक्स को दो तरह से यूज़ किया जा सकता है, गलत तरह से और एक सेक्रेट मुकद्दस चीज़ की तरह। पॉलिटिक्स कैन बी सो सेक्रेट कि अगर आप उसको एक लाहे अमल लेकर चलें जिसमें बच्चों की, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हमारे क्या इशूज हैं पाकिस्तान में, किस चीज़ से हम नहीं आगे जा रहे, बच्चों की एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन में बार बार यही लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, बत्ती नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों के कारखाने बंद हैं, दुकानें बंद हैं, क्या होगा, उससे स्ट्रेस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सियासी लीडर है ना जी, उनको भी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, ये नहीं है, मैं बताऊँ, मैंने एक मीटिंग अटेंड की अपना की जी, तो उसमें जो बाइडन जो ज़माने में सेनेटर था, तो उसने कहा यू बिलीव इट दैट आई हैव ए पाकिस्तानी साइकियाट्रिस्ट, अच्छा, जिससे मैं मशवरे करता हूँ जब मुझे साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी कांग्रेस हैं, आप कैपिटल हिल में मौजूद हैं, जितने भी कांग्रेस मैन हैं, सेनेटर हैं, उनके सारे साइकियाट्रिस्ट एडवाइज़र हैं, उनको एडवाइस देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और हमारे यहाँ तो बहुत ऐसे लोग हैं, सियासी लीडर हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं और वो बगैर शादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। आपके सामने बिलावल भुट्टो का बड़ा मसला है। जब बिलावल भुट्टो की वालिदा माजिदा को सरेआम ब्लास्ट किया गया और उनका मर्डर हुआ, ठीक है, वो दुनिया से चली गई। एक बेहतरीन पाए की मुदब्बर दानिश्वर लीडर थी, मैं उनसे मिल चुका हूँ। ठीक है। फिर उनके मुर्तज़ा भुट्टो को उनके घर के आके कत्ल किया गया। बिल्कुल, ठीक है। फिर जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई। अब ये बताएं कि जो बिलावल भुट्टो है, ठीक है, उसके जहन में इसके क्या असरात होंगे? क्या उसने कभी किसी साइकियाट्रिस्ट से एनालिसिस कराई अपनी कि इज गोइंग टू बी रिवेंजफुल पॉलिटिशियन और इज गोइंग टू बी पॉजिटिव लीडर? बिलावल, देखें, आपने बहुत ही अच्छी एक डिस्कशन स्टार्ट की है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, आप ये देखेंगे बिलावल भुट्टो, मैं तो उनसे कभी नहीं मिला। यहाँ हम देखते हैं, उनकी तस्वीर देख लेते हैं, कभी कोई छोटी मोटी वीडियो आ जाती है वो देख लेते हैं, और लेकिन मैं एज ए चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट आपको बता सकता हूँ कि अगर माँ के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है तो ये हो ही नहीं सकता कि बच्चा अफेक्ट ना हुआ। माँ है और शी वॉज सच अ रिनाउंड पर्सन, बेनज़ीर भुट्टो, इस कदर काबिल, इंटेलिजेंट पाकिस्तान की लीडर। तो आई थिंक कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इस चीज़ को, आई एम श्योर उन्होंने डिस्कस किया होगा किसी के साथ, आई एम होपिंग सो, लेकिन उसके हमेशा एक मनफी असरात जहन पे कहीं ना कहीं होते हैं। आप मिस करते हैं, जो लव्ड वंस आपके हैं वो चले जाते हैं। मेरे ख्याल में उनके दिल में, जाहिर है उनकी वालदा थी, खलिश रहती है कि क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। लेकिन अगर ऐसे ही लीडर के साथ एक अच्छी सपोर्ट सिस्टम हो तो वही लीडर उसी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक पॉजिटिव तरीके से, कि मैंने इस कौम को साथ आगे लेके चलना है, मैंने इस कौम के साथ काम करना है, मेरी वालदा मेरे साथ नहीं है लेकिन मैं हूं, तो इसको एक मुस्बित पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इससे, उनकी तो एक मिसाल है, जिस बच्चे की भी माँ बाप या कोई दुनिया से लोग चले जाएं, और ख़ासतौर पे अगर फैमिली में कोई ट्रेजेडी ऐसी है, उसके हमेशा से कुछ असरात रहते हैं, हमेशा से। You'll be good? You'll listen to him? Yeah. Will you ask him to take you to Madame Tussauds also? Yes. When? When do you want to go? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के
मुझे बहुत दुख हुआ, वो सानिया हुआ। कहते हैं दुनिया में वालिदैन के खोने से दुख से बड़ा कोई दुख नहीं। गम माँ के बिछड़ने का हो या बाप के साया शफकत छिन जाने का, दोनों ही करबनाक होते हैं। और अगर शफीक हस्तियों की मौत नागहानी हो तो ये सदमा भुलाए नहीं भूलता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत। बिलावल भुट्टो को सानिया कोयटा की शोहदा को याद करते हुए अचानक माँ याद आई तो माँ से जुदाई के दुख से आंखें भीग गईं। कुछ लम्हों तक गम की शिद्दत से बोल ही ना पाए। बिलावल भुट्टो को ये गम विरासत में मिला है। ऐसा ही कुछ 1979 में हुआ था जब मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के सर से साया शफकत छीन लिया गया था। मोहतरमा शहीद की जिंदगी में कई लम्हात पर उनकी आंखों में वालिद के खोने का दुख झलकता दिखाई देता था। डॉक्टर साहब, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप बिलावल भुट्टो से बात करना चाहेंगे? उसके नफ्सियाती इशूज़ के जहन में कोई किसी जहन के किसी कॉर्नर में ये बात मौजूद हो कि इस मुल्क ने मेरी माँ को छीना है? मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा और आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके साथ बैठ के इस मौजू पे बात करना चाहूँ और हमारे लोग सुने कि उनकी इसके बारे में क्या फीलिंग्स हैं। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जो कि मुझे उनके बारे में पता है, और अगर कभी मेरी ज़िंदगी रही और मेरी इनसे मुलाकात हुई तो आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद बिलावल भुट्टो। या देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, देखिए हम नहीं कह रहे कि वो पागल है या उनका दिमागी ताउन ख़राब है, नहीं, वो एजुकेटेड है, ब्रिलियंट है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में फतूर होता है। बिल्कुल, कि अगर आप क्लीन माइंड से और एक सेहतमंद दिमाग से सियासत करें तो आप अच्छे काम कर सकते हैं, झूठ कम बोल सकते हैं, पॉजिटिव इमेज जा सकते हैं, आप टीम वर्क कर सकते हैं, आप मौजूदा हुकूमत से कोऑपरेट कर सकते हैं, अपोजिशन लीडर जो है वो सही तरीके से एक्ट कर सकते हैं, यू नो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली सियासी लीडरान को भी एक नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत होनी चाहिए, उनको मशवरे करने चाहिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। सियासत या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जो बहुत इंटेंस होती है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, और चूंकि साइकियाट्री का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में बहुत कम है और बहुत है ही नहीं, वहाँ पे ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। और बहुत से लोग उनसे बात कर रहे हैं, जी लगता है जी तो को डिप्रेशन है या तो को मूड दा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ। आप किसी अकॉम्प्लिश्ड आदमी से करें, नहीं मैंने कोई मसला नहीं है जी, तो को मसला है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, मैंने छड़ दे, मेरा कोई मसला नहीं है। तो इस किस्म की जो अप्रोच और थिंकिंग है, दैट इज एग्जैक्टली वाई लोग जाते ही नहीं, रेजिस्टेंट हैं। लेकिन आई थिंक हमारे लीडर्स, हमारे अकॉम्प्लिश्ड लोग जिंदगी में, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसमें मैं भी शामिल हूं जिसको स्ट्रेस, थोड़ी बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी या गुस्से ना आया हो। हम इंसान हैं, कोई हालात होते हैं जिसकी वजह से गुस्सा आ जाता है, कोई लाइफ में कोई ऐसी नेकी बदी हो जाती है, कोई आपको गलत बात कर देता है, कोई आपको ऐसी बात करता है दिल को चुभ जाती है। कई दफ़ा लोगों को मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ पाकिस्तान में जाके, बड़े अकॉम्प्लिश्ड लोग हैं, बहुत लोग मुझे कहते हैं रिजवान मुझे मूड का बहुत मसला है, एकदम बैठे बैठे गुस्सा आता है, मैं घर जाता हूँ चीज़ें तोड़ देता हूँ जाके, उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। और वो आदमी जो है वो 15 करोड़ की एजेंसी चला रहा है, सक्सेसफुल है, लेकिन गुस्से का प्रॉब्लम है। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि देखें, आपकी सक्सेस अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ज़िंदगी में नुकसान देगी तो आपको गुस्सा देगी, क्योंकि इस्लाम में भी यही है और लोगों ने भी यही कहा है कि गुस्सा इंसान के जहन को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को दीमक। तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है, उसके लिए दवाइयाँ हैं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, जाके बात करें। मूड स्टेबलाइजर्स हैं जिनको हम बोलते हैं, गुस्से का बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, ये जितनी भी आपने बीमारियां बताई हैं जी, ड्रग अब्यूज़, एंगरनेस, लॉट ऑफ इश्यूज जो होते हैं, तो उसकी कुछ दवाइयाँ तो होती होंगी ना? क्योंकि डॉक्टर ये तो नहीं है डॉक्टर सिर्फ बातें करके बंदे को जी सही कर दे। नहीं, दवाइयाँ हैं, तो अगर सही होने लगे तो देन एनीबडी कैन डू दैट। हाँ, आई नो, बट योर हिस्ट्री लेना, उनको एनालाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी कुछ दवाएं भी होंगी। बिल्कुल हैं दवाइयाँ बच्चों के लिए, खास तौर पे एडल्ट्स की, मैं एडल्ट्स भी ट्रीट करता हूँ, बहुत से एडल्ट्स भी मेरे पास हैं, दवाइयाँ हैं। और दवाइयों का जो कॉन्सेप्ट है मेरे जहन में वो ये है कि साइकियाट्री में बच्चों में थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
थेरेपी इज अ कॉर्नरस्टोन। इवन फैमिलीज में आप काउंसलिंग करेंगे, थेरेपी करेंगे, बात करेंगे, उनके मसले को समझेंगे, लेकिन दवाइयाँ जब जरूरत हो तो बिल्कुल देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर ऑटिस्टिक है, उसमें एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा घर में चीज़ें तोड़ता है या अपना सर मार रहा है ज़मीन पे बार बार, या दीवार में या बाजार में जाकर हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ, एक दवाई है जिसको हम बोलते हैं रिस्पेरडॉल। अमेरिका में तो उसको, अमेरिका में मुझे, पाकिस्तान में नहीं पता इसका नाम क्या है, उसको रिस्पेरिडोन उसका जेनेरिक नाम है। वो बहुत काम देती है। इसी तरह को बच्चा जो है अगर 7-8 साल का, 10 साल का, 12, 14, 16 साल का लड़का लड़की अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी दवाई जो मैं यूज़ करता हूँ और जो काम भी करती है, मसलन उसका नाम है सर्ट्रेलिन, SERTRALINE, या एक और दवाई है जिसको कहते हैं सिटालोप्राम, CITALOPRAM, जो कि जेनेरिक नेम है, जो आई एम श्योर के पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। या एक दवाई है जिसको आप फ्लुऑक्सिटीन कहते हैं, जिसको प्रोजेक कहा जाता है अमेरिका में। इसी तरह जो बच्चे हैं जिनको मूड के इश्यूज हैं, जो बहुत गुस्से होते हैं और हर वक्त मूड इंस्टेबिलिटी में, जिसको आप बाइपोलर भी कहते हैं, कि बच्चा बहुत एक्साइटेड हो जाता है या बड़े बहुत एक्साइटेड होते हैं, जाते हैं अपने से एकदम एक्साइटेड होके 2-3 दिन सोते नहीं, कहते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे मैं बेस्ट हूँ और मुझे में बहुत एनर्जी है, और एकदम फिर वो 3 दिन बाद मिलते हैं तो वो रो रहे होते हैं बैठ के और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसको बाइपोलैरिटी कहते हैं, बाइपोलर इलनेस बोलते हैं। उसके लिए मूड स्टेबलाइजर्स हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अमेरिका में बड़ी कॉमन दवाई है जो कि पिछले 30-40 साल से लिथियम बोलते हैं इसको, या एक और दवाई है जिसको वैल्प्रोइक एसिड बोलते हैं, और एक दो चंद दवाइयाँ हैं, एक दो जिसको हम लमेक्टल बोलते हैं या लमोट्रीजीन बोलते हैं, और ऑक्सकार्बेज़ेपिन है एक दवाई। ये दवाइयाँ हर जगह मौजूद हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द एडरॉल? एडरॉल वो भी मैं बात करने वाला था। एडरॉल जो है वो ADHD के लिए दी जाती है, फोकस के लिए दी जाती है। ये बच्चों में बहुत कॉमन मसला है, मिलियंस ऑफ किड्स इन अमेरिका, और मेरे ख्याल में बहुत से बच्चे, लाखों में पाकिस्तान में ADHD का शिकार हैं। एडरॉल इज वन ऑफ द मेडिकेशंस, उसको स्टिमुलेंट की क्लास में आती है। वो फोकस को और अटेंशन को इंप्रूव करती है, उसके बहुत ही मुस्बत असर है, लेकिन उसको केयरफुली यूज करना बहुत जरूरी है। सच एडिक्शन यूज करनी है, उसको एडिक्शन हो जाती है, केमिकल डिपेंडेंसी हो जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन अगर उसको, बात वहीं आ जाएगी, अगर उसको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट मॉनिटर करे, दैट्स द की इज नॉट द मेडिकेशन, की इज मॉनिटरिंग इट। इसी तरह एक और दवाई है जिसको वाइवेंस बोलते हैं, जो एडरॉल की एक किस्म है। इसी तरह रिटलिन, बड़ी मशहूर दवाई है, हर डॉक्टर को इस पाकिस्तान में नाम पता होगा, RITALIN, वो यूज की जाती है ADHD की। लेकिन द की इज नॉट द मेडिकेशन, द की इज कि हमारे पास चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है ही नहीं। जब चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट नहीं है और एक प्राइमरी केयर डॉक्टर ये दवाई लिख के दे रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी ट्रेनिंग उस चूंकि चाइल्ड साइकियाट्री में नहीं है, उसको डोजेज का स्केड्यूल, डोजेज की एडजस्टमेंट और बच्चे को साइड इफेक्ट को देखने में उसकी सलाहियत नहीं है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर केसेस वो कामयाब नहीं होते और बच्चे ठीक नहीं होते। लेकिन ये दवाइयाँ बहुत यूजफुल हैं। आप ये देखें, कोई भी दवाई गलत, सही या गलत नहीं होती, जिस तरह से उसको यूज किया जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या डोज होगी, स्टार्ट कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन भी होता है। किसी बच्चे को ADHD है, मूड का मसला भी है, तो उसको 2 दवाइयों में डालना पड़ेगा, बिल्कुल। तो कई दफा 3 दवाइयां भी देनी पड़ती हैं। लेकिन बात वहीं आ जाएगी कि हम उसको कैसे मॉनिटर करेंगे। उसके लिए हमें बहुत ही अच्छे चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट चाहिए पाकिस्तान में, और फैमिली की सपोर्ट भी चाहिए। बिल्कुल, फैमिली की सपोर्ट और उससे ज्यादा फैमिली की इन्वॉल्वमेंट। डॉक्टर साहब, आपने मुझसे अपने रिकॉर्ड जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि आपके जो वालिद मोहतरम थे वो उनका काफ़ी रूहानी ताल्लुक़ था जी। और जैसा कि अभी मैंने कहा था कि कुछ लोग अपने बच्चों को पीरों के पास ले जाते हैं, कुरानी तालीमात फूंक फाँक करते हैं। बिल्कुल। तो आपने बड़े यानी कि प्राउड में से बात की थी कि आपके जो वालिद मोहतरम थे वो बड़ा रूहानियत पे यकीन रखते थे, दुरूद शरीफ पढ़ना, ये करना, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? वालिद साहब मेरे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, उनका नाम था नज़ीर अहमद ज़िया। तो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे और मेरे ख्याल से मेरे वो आइडियल और आइकॉन हैं। इस वजह से नहीं कि वो मेरे वालिद साहब थे या मैं उनका बेटा हूँ, इस वजह से कि मैंने उस शख्स के अंदर इस कदर पैशन देखा है लोगों के लिए, और साथ में उनसे जो मैंने सीखी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, आशिक रसूल थे वो, उन्होंने दुरूद शरीफ पे किताबें भी कुछ लिखी और बड़ा रूहानियत उनके अंदर थी। हम वी ऑल बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव रूहानी फैमिली। पाकिस्तान में हमारा जो ददहाल है सारा बहुत रूहानी, और मेरी वालदा भी जी जो हैं, तो उसका बड़ा रुझान रहा। इस्लाम को, कुरान को यूज करना, उसके अंदर शिफा है, ये हम सब जानते हैं। कुरान के अंदर हर चीज की शिफा है,
उसको यूज़ करना इन द राइट सेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैं बात करता हूँ पीरों फ़कीरों की, जो जिन लोगों को पता नहीं है वो उसको गलत तरह से यूज़ करते हैं, पार्शियल नॉलेज है। मैं ये समझता हूँ कि दुआ में बहुत असर है, हमारा इस पे बड़ा पक्का यकीन है, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, उसमें शिफा है। लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी कहा है इंसान को कि मैंने तुम्हें जहन दिया है। इसी तरह हम लोग एक वसीला हैं, शिफा तो अल्लाह नहीं देनी है। बच्चे ने अगर उसको साइकियाट्रिक इशू है या किसी को कैंसर है या किसी को स्ट्रोक है तो शिफा तो अल्लाह नहीं देनी है, इस पर तो हमारा ईमान है ही है। बिल्कुल, लेकिन को वसीला भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल वसीला। अगर शिफा ऊपर से ही आ जाए, दवाई ऊपर से आसमान से टपक जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल, ऊपर से कोई डॉक्टर साहब कोई किसी की बाईपास सर्जरी करने तो नहीं आएंगे, अल्लाह किसी को वसीला बनाएगा ना, तो उसको वसीले को यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूहानियत में बिल्कुल मेरा एतकाद है। वालिद साहब बहुत रूहानी थे, उनकी 5 साल पहले डेथ हुई, उनको प्रोस्टेट कैंसर था, मैं बहुत उनको मिस करता हूँ। लेकिन ये है कि उनकी दुआएं वालिदैन की, और ये हम सब पे लागू होती है, माँ बाप की दुआएं और माँ बाप का जो स्ट्रक्चर और सपोर्ट है। वालिद साहब की जब डेथ होने वाली थी 4-5 दिन पहले, तो वो हॉस्पिटल में थे, तो अभी कोमा में नहीं गए थे, तो मैं उनके साथ अकेला खड़ा हुआ था। तो बड़े डिप्रेशन में थे, उनको पता था कि मैंने अब जिंदा नहीं रहना, तो मैं उनके पास खड़ा था। मैंने कहा अबू आप कोई बात करें, आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं खुद अश्कबार था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं उनसे क्या बात करूं। तो कह रहे थे कि रिजवान याद रखना कि अगर तुम्हारी माँ मेरा साथ ना देती तो तुम इस मकाम पे आज नहीं होते जहां तुम हो। मेरा कहने का मकसद ये है कि माँ की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, उनका एहतराम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने मुझे मरने से पहले एक ही बात की थी, उन्होंने कहा था तुम्हारी डॉक्टरी, तुम्हारे घर, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस, लोगों से मिलना जुलना, कहते हैं ये तो लाइफ के साथ चलता ही रहेगा। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मेरी एक बात याद रखना कि जिंदगी में लोगों से रख रखाव अपना अच्छा रखना, अपना अखलाक अच्छा रखना, और किसी से कभी गलती हो जाए तो माफ कर देना। और वो मुझे बात इतनी अच्छी लगी कि जिस तरह एक आप उस चीज को पल्ले बांध लेते हो कि अपना रख रखाव और अपना अखलाक अच्छा रखें हम लोगों के साथ। बहुत ज़रूरी है ये, मैं समझता हूँ कि अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह इतने साल से आप रह रहे हैं अमेरिका के अंदर जी, और नाज़रीन देख रहे हैं आपको पूरी दुनिया में जी, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के छोटे छोटे गाँव से निकल के पीलो स्कूल में तालीम हासिल करके लोग अमेरिका आए, अमेरिका में तालीम हासिल की और बहुत ही आला मुकाम हासिल किया। हाँ। आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान से निकले हुए पाकिस्तानी हैं, यानी कि पाकिस्तान से आगे एक और दुनिया है पाकिस्तान जी जो बनाया है, उसके बारे में थोड़े अपने ब्रीफ कोई व्यूज़ दें मुझे कि क्या रोल है उनका, क्या कंट्रीब्यूशन है अमेरिका के अंदर। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के, मैंने अब यहाँ मुझे 20-22 साल हो गए हैं, मैंने पाकिस्तानी लोगों में इतना ज़्यादा पोटेंशियल देखा है कि एक लफ्ज़ होता है कि मैं कई दफ़ा हैरत से दंग रह जाता हूँ। ऐसा ऐसा टैलेंट है हमारे मुल्क में, ऐसे ऐसे मेरे दोस्त यहाँ पे वाकिफ़ हैं कि जो कि एक छोटे से गाँव से निकले, जिस तरह आपने बात की अभी, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तालीम के पैसे नहीं थे, कपड़े लेने के लिए पैसे पूरे नहीं थे, जूते लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की। तो मैंने अपने लोगों में जो देखा कि हमारे कल्चर में हम लोग जब निकल के आते हैं उस कल्चर से, चूंकि हम परेशानियों का बहुत सामना करके आते हैं, तो हम लोगों में यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो सब कॉन्टिनेंट से जितने भी लोग आते हैं, मैंने देखा कि हम लोग इंतहाई मेहनती हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम स्टोर पे काम कर रहे हैं, चाहे हम टैक्सी चला रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन अच्छा और हकीर नहीं होता। कोई भी काम जो हमने किया है, पाकिस्तानियों में इस कदर पोटेंशियल है और उन्होंने मोस्टली पाकिस्तानीज ने अपना नाम इधर रोशन ही किया है। ज़बरदस्त। मैंने देखा है नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि अमेरिका में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी छोटी दुकान से लेके $1 बिलियन इंडस्ट्री तक के वो मालिक हैं। उनकी ज़ेर किफ़ालत हज़ारों अमेरिकन काम करते हैं। वो रोटी, कपड़ा, मकान भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ की आवाम को, जॉब्स क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की ओनरशिप हो, चाहे किसी IT कंपनी की ओनरशिप हो, या किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओनरशिप हो, या किसी फैक्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओनरशिप हो, ये पाकिस्तानियों के पास यहाँ पर है। पाकिस्तानी अमेरिका में एक नहायती खुशहाल तरीन कौम है, जिसमें कहते हैं पाकिस्तानी द रिचेस्ट माइनॉरिटी इन अमेरिका, और इनके बच्चे भी बहुत ही आला तालीम याफ्ता हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं। 1-2 मिसाल ऐसी होगी ड्यू टू द फैमिली इश्यूज़ कि वो आउट ऑफ ट्रैक गए हों, लेकिन हमेशा
पाकिस्तानी बहुत आगे हैं और पाकिस्तान से आगे बहुत कुछ है जो हम बहुत अपने शो में आपको दिखाएंगे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी सराहतल गुफ्तगू की है और इससे पहले कि मैं आज का ये सेशन क्लोज करूं, कोई ऐसी बात रहती है आपके जहन में जो आप कहना चाहें हमारे नाज़रीन के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान के लिए मेरे दिल में इतना पैशन है, और मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ। जी, कई लोग सिर्फ कहेंगे कि सिर्फ मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं कह दूँ कि पाकिस्तान अच्छा है। नहीं, मुझे पाकिस्तान से इस कदर प्यार है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे लीडर्स, हमारे लोग जो उधर मौजूद हैं, वो अपने मुल्क की तरफ और ज़्यादा तवज्जो दें। हमारा मुल्क एक ऐसा हीरा है जिसकी कोई प्राइस हो ही नहीं सकती उस चीज़ की। हमारे मुल्क में इस कदर रिसोर्सेज हैं, इतना टैलेंट है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं ये चाहूँगा, मैं अपील करूँगा आवाम से और आवाम के लीडर्स से कि हम इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को लिए हम कोशिश रहें। मेरी ये ख्वाहिश भी है एज ए चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट कि मैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बनाऊं या कोई ऐसी चीज़ इनिशिएट करूं जिससे हम ऑटिज़म या बच्चों की चाइल्ड साइकियाट्री के से रिलेटेड सेंटर्स कायम करें, सेंटर्स, हॉस्पिटल्स कायम करें, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ऐसा हो। और मैं ये भी अब मेरे जहन में आता है कि मैं टाइम निकालूं। अमेरिका में चूँकि जब काम करते हैं आप बिजी रहते हैं, दिन रात काम करें, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं टाइम निकालूं और जाऊं पाकिस्तान में बार बार। और अगर मेरे पास 6 दिन हो, 8 दिन हो, 10 दिन हो, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाऊं और जाके बच्चे देखूं। और ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही आपका बड़ा दिल है। थोड़ी सी भी अगर मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूं किसी के लिए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव रखता हूं कि लोगों की हेल्प होनी चाहिए और कोई भी हेल्प बड़ी या छोटी नहीं होती। जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, जो आपका दिल कहता है वो आप ज़रूर करें। मैं समझता हूँ कि आप अपने मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहते हैं और ये बहुत अहम तरीन बात है कि आप अपने मुल्क को नहीं भूलें। वतन से दूर तो हैं लेकिन वतन की महक और खुशबू आप में रचती बसती है। और नाज़रीन, यही पाकिस्तानी का वतीरा है। हमें पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बेहद प्यार करते हैं और उनकी बड़ी इज़्ज़त है। हर स्टेट डिपार्टमेंट ले लें, कांग्रेस में ले लें, सेनेट में ले लें, इंडस्ट्री में ले लें, हर जगह पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त है। और डेफिनेटली गलत काम करेंगे तो उसके गलत नताइज होते हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर रिजवान मलिक ने बहुत अच्छी सराहतल गुफ्तगू की है। नाज़रीन, तो ये थी आज की बातचीत वाशिंगटन DC कैपिटल हिल से, और हम बातचीत कर रहे थे जनाब डॉक्टर रिजवान मलिक, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, एज ए लीडिंग साइकियाट्रिस्ट इन अमेरिका। और मैं समझता हूँ कि ये अपनी खिदमात और सर्विसेज हुकूमत पाकिस्तान और अपनी कौम को देना चाहते हैं, क्योंकि इन पे कर्ज है वो उतारना चाहते हैं और इनका फ़र्ज भी बनता है। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ीर खान वाशिंगटन की फ़िज़ाओं से जा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट का एक और धमाका, खुला डुल्ला ओपन बारबेक्यू हर इतवार को पाइनएप्पल अवार्ड लिटिल इंडिया में जरूर जाइए। शाहनवाज का ओपन बारबेक्यू जूसी, मजेदार, चटखारेदार, जरूर जाइए और अपनी फैमिली को भी ले जाइए। ओपन बारबेक्यू एट शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। मेजबान बिरयानी पैलेस, पाइनियर आर्टीरिया के बीचों बीच लजीज, मजेदार, खुश जायका मुगलई और हैदराबादी खानों की जन्नत। केंगा बिरयानी के साथ पाया, निहारी, तंदूरी, ग्रिल आइटम, सब्जी, दाल, चिकन 65 और बहुत कुछ। सोने पर सुहागा, ग्रैंड बफे, खूबसूरत दिलकश पार्टी हॉल, कैटरिंग और पार्टी के आला इंतजामात और मुनासिब दाम। मसे सरशार, आपका मेजबान, हल्ला पर एक ही नाम, मेजबान बिरयानी पैलेस। रियन फैशन के साथ रिवायत नए अंदाज में शादी का हसीन जोड़ा और बेशुमार खूबसूरत और दीदा ज़ेब मलबूस साथ मेहंदी और ज्वेलरी के अलावा लेटेस्ट विंटर कलेक्शन, फैशन एग्जीबिशन, फ्री पार्किंग, फ्री एडमिशन। फॉर मोर इन्फो प्लीज कॉल 630-776-9407। हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे और आपने मुलाकात की डॉक्टर रिजवान मलिक से, जो रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़ी मालूमाती बातें की हैं। अगर आपको इनसे रब्ता करना है
तो डेफिनेटली आप ये फ़ोन देख रहे हैं, ये ईमेल है, इस पर ज़रूर रब्ता करें। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील अली खान आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जगह हर पल आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है।